आप सभी को ज्ञात होगा कि मेरे इतने दिनों का स्वप्न पूर्ण हो गया है। हमारे इस विजयनगर राज्य के ऊपर अशुभ शक्ति की जो काली छाया थी वो दूर हो गई है। राजकुमार कंचन, पुत्रवधू उर्मी, सोमेश्वर और तारा, इन चारों के प्रयासों से ही इस राज्य की सुख और समृद्धि एक बार फिर से लौट आई है। आप सभी लोगों को पता ही है कि मैंने मेरी खुशियों को आप लोगों के साथ सदैव ही मिलकर बांटा है। तभी आज मेरा यह विशाल परिवार अर्थात इस विजयनगर राज्य की प्रजा को साक्षी मानकर हमारे परिवार की नई पुत्र वधू का हम स्वागत करते हैं। तभी आप सभी लोगों की शुभ उपस्थिति में आज इस अवसर का आयोजन किया गया है। महाराज की जय हो, जय हो महाराज की, महाराज की जय हो। इस तरह से क्या देख रहे हो मेरे भाई? तुम्हारी ही पत्नी है। ऐसे शब्द होकर मत देखो, पूरे जीवन ही तुम्हारे साथ रहेगी। सोमेश्वर, ज्योत्सना को मैं इस तरह मंत्रमुग्ध होकर सारा जीवन देख सकता हूँ। हाँ, ये तो सत्य है। कंचन, यहाँ आओ। इस विजयनगर साम्राज्य के भावी महाराज कंचन और भावी महारानी उर्मी, अरे शुक, तुम राजकुमार कंचन और राजवधू ज्योत्सना, आज तो मेरे दोनों मित्रों का विवाह है। अपने मित्र के विवाह में क्या आए बिना रहा जा सकता है? अरे मित्र अजगर, तुम भी आए हो? आप सभी दया करके भयभीत मत होना। ये लोग वास्तव में हमारे मित्र हैं और आप लोगों का कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। आप सभी आसन ग्रहण कर लीजिए। आइए आइए, बैठिए। तुम दोनों भी यहाँ पर आए हो, ये देखकर हमारा मन इतना प्रसन्न है, क्या बताएं। मुझे ये दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इस पर तो मैंने विश्वास करना ही छोड़ दिया था। किंतु अब प्रतीत हो रहा है कि मेरा भाग्य मेरे ऊपर इतना भी निर्दयी नहीं है। हमारे जीवन में इतने दिनों बाद ये सुख के दिन आए हैं। नहीं नहीं, जितने दिन मैं जीवित हूँ उतने दिन विजयनगर राज्य में किसी को भी सुख से नहीं रहने दूंगी।
जिस महाशक्ति को प्राप्त करने के लिए कंचन और ज्योत्सना को इतना कुछ करना पड़ा, उस महाशक्ति को वो लोग इस बार भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो लोग महाशक्ति को प्राप्त करने में अपना ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तुम क्या करने का सोच रही हो कामिनी? ज्योत्सना अब कंचन की पत्नी है मंत्री महाशय। वो अब विजयनगर राज्य की राजवधू है। उस पर अभी बहुत दायित्व होंगे, बहुत, और उससे इन दायित्वों के जाल में मैं जकड़ूंगी। तुम्हारे इस विचार का क्या अर्थ है? ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मेरे कहने का अर्थ बहुत सरल है मंत्री महाशय। मैं ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करूंगी जिससे संसार की रक्षा और कंचन के प्राणों की रक्षा, इन दोनों दायित्वों के मध्य में ज्योत्सना को एक को चुनना होगा। हाँ, किंतु वो किस प्रकार? सोचिए, जिस अक्षय सिंदूर को पाकर ज्योत्सना इतनी गर्वित है, यदि मैं उस सिंदूर को मिटा दूं तो, यदि कंचन के प्राण छीन लूं तो, ऐसा होने पर भी महाशक्ति को प्राप्त करने के लिए भागेगी। समझ गया। अब से मैं ऐसी पथ पर आगे बढ़ूंगी। तुम लोगों को जितनी खुशियां मनानी है मना लो। ये खुशियां तुम लोगों के भाग्य में अधिक समय तक नहीं रहेगी। तुम्हें महाशक्ति वापस मिलने के पहले ऐसा आघात पहुंचेगा जिससे तुम गिरकर फिर संभल नहीं पाओगे। जब सभी यहाँ उपस्थित हैं तो फिर आज के इस शुभ अवसर का शुभारंभ किया जाए। महाराज, आज तो मेरी प्रिय सखी का विवाह है। कोई साधारण उत्सव करने से बात नहीं बनेगी। आज विजयनगर की प्रजा आनंद में गाएगी, नाचेगी और झूमेगी भी। बिल्कुल तारा, तुम जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। उत्सव का आरंभ हो। ঝুমকো দুটি দুলছে কানে বলছে ওরা কি মাথার পাহাড় পেরিয়ে তোমার কাছে এসেছি সাগর মাঝে দুজনে দাও পাড়ি হাত ছেড়ো না ঝড় তুফানে এই কামনা করি এই কামনা করি এই কামনা করি আলতা পায়ের দুপুর দুটি বাজছে ঝুমঝুম ভালোবাসার পদ্মগুলির ভাঙলো বুঝি আলতা পায়ের দুপুর দুটি বাজছে ঝুমঝুম ভালোবাসার
आज से तुमने संपूर्ण रूप से एक नए जीवन में प्रवेश किया है। इतने दिनों तक तुमने समस्त मनुष्य के लिए समस्त दायित्व कर्तव्य सबको अच्छे से पालन किया है, बहुत सुंदरता के साथ। अब से तो तुम्हें पत्नी धर्म का भी पालन करना होगा। रानी माँ, आप लोगों का आशीर्वाद भरा हाथ जब तक मेरे सर के ऊपर रहेगा, मैं सभी दायित्व और कर्तव्यों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर पाऊंगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अच्छा, बहुत रात्रि हो गई है, अब तुम विश्राम करो। तारा, तुम कुछ क्षण उसके साथ ही रहो। चलती हूँ। ज्योत्सना, धक धक कर रहा है हृदय। भय लग रहा है तुम्हें? भय क्यों लगेगा तारा? तो फिर मैं अपने इस नए जीवन को तो उस पुराने साथी के साथ ही आरंभ कर रही हूँ। बिल्कुल भी भय नहीं लग रहा है। अच्छा तारा, कंचन, तुम्हारी आंखें उन्हें ही ढूंढ रही है ना? यही है मंत्रपुत्र के साथ बाहर। अब और उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। उन्हें खोने का कोई भय नहीं होगा ज्योत्सना। अग्नि को साक्षी मानकर जन्म जन्म के लिए साथ बन गए हो तुम। अब टूटने का भय नहीं है। ठीक कहा तुमने तारा। इतने दिनों सभी संकट और मुसीबतों का सामना हमने मिलकर किया है, सभी को एक साथ करके रखा है। ईश्वर करे सारा जीवन भर हम एक दूसरे के साथ रह सके। आज तुम्हारे जीवन की बहुत खुशी की रात है ना? किंतु बस एक बात याद रखना, तुम्हारे सुखी जीवन पर इस लक्ष्मी की कुदृष्टि बनी रहेगी। ज्योत्सना, कंचन, मैं तुम लोगों को कभी भी सुखी नहीं होने दूंगी। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम लोगों के जीवन के सारे सुखों को छीन लेना। और उसके लिए यदि मुझे किसी को मारना पड़े तो मैं मारूंगी, और यदि मरना पड़े तो मरूंगी। किंतु तुम लोगों को मैं कभी भी सुखी नहीं रहने दूंगी, देख लेना, कभी भी नहीं। उस दिन अच्छा मित्रगण, तुम सब यहाँ पर आनंद उत्सव करो, मैं आता हूँ। हाँ? अरे ये क्या, ऐसे कैसे काम चलेगा कंचन? अभी तक तो उत्सव की रात पूरी ही नहीं हुई। मुझे ना वास्तव में बहुत नींद आ रही है, तभी मैं जा रहा हूँ। निंद्रा? अभी? नहीं 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 नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? आज तो बल्कि तुम्हारी निद्रा अवकाश पर चली गई है। क्या कहते हो? कह रहे हो, एकदम सही। अवकाश? कितनी देर तक यहाँ पर रोक के रखेंगे पता नहीं। ज्योत्सना को देखने का बड़ा मन हो रहा है। बेचारा ज्योत्सना के साथ कुछ समय बिताना चाह रहा है, लेकिन मुंह खोलकर बस ये बात बोल ही नहीं पा रहा। नहीं नहीं नहीं, अब लग रहा है कि कंचन के साथ कुछ अधिक ही हंसी ठिठोली हो रही है। देखो सोमेश्वर, ज्योत्सना कदाचित वहां अकेली होगी, तभी मुझे लगता है कि उसके पास जाना चाहिए। मैं नहीं नहीं, ज्योत्सना अकेली कहाँ है? तारा है ना उसके साथ वहाँ। तुम हम लोगों के साथ ही रुको और थोड़ा उत्सव बनाओ।
सोमेश्वर, तुम ना विषय को गंभीरता से ले ही नहीं पा रहे हो। अब मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ना मैं समझना चाहता हूँ। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा कंचन, तुम्हें अभी यहीं पर रुकना होगा। अरे भाई कंचन, इतने आंधी तूफानों को पार करके, इतने युद्ध करके, इतने संकटों का सामना करके आज तुम दोनों एक हो रहे हो और मैं नहीं समझूंगा? नहीं नहीं नहीं, देखो, तुम्हारे इस प्रेम के मध्य में कांटा बनकर पाप कमाना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा तुम चलो, तुम्हें तुम्हारी ज्योत्सना के पास ही छोड़कर आता हूँ। मित्रगण तुम प्रतीक्षा करो, मैं जाकर आता हूँ। आता हूँ। तो फिर आज अंततः कंचन कंचन, हाँ? वहाँ पर देखने से बात नहीं बनेगी, यहाँ क्यों रुक गए? चलो, वहीं तो जाना है। चलो 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 चलो। ये लो, तुम्हारा पुराना साथी चला आया। अब सोमेश्वर, तारा अभी क्या कहना चाहती थी समझ में नहीं आया। पुराना साथी मतलब? वो आपको आपकी पत्नी समझा देगी, ठीक है? हाँ, और मेरी पत्नी बाहर जाकर मुझको समझा देगी, ठीक है ना? तो चलो तारा, उन लोगों को उनकी बात करने दो, हम लोग चलकर अपनी बात करते हैं। चलो। मतलब इसका मतलब ही तो मैं तुम्हें बाहर जाकर ही समझाऊंगा। चलो। अरे ना, क्या? मैं मतलब बताता हूँ। कंचन, शुभ रात्रि। चलो चलो। सर्वप्रथम तुमने मेरे मन को वश में कर लिया, उसके पश्चात तुमने मेरे कक्ष को अपने वश में किया। अच्छा किया मैंने। जानती हो ज्योत्सना, इस दिन की प्रतीक्षा मैं इतने दिनों से कर रहा था। एक समय तो मुझे लगा था कि मेरा तुम्हें अपना बनाकर जीवन में लाने का सपना कदाचित सपना बनकर ही रह जाएगा। किंतु मुझे मेरे सपनों के ऊपर सदैव ही विश्वास था कंचन। भाग्य ने हमारी बार बार परीक्षा ली है, किंतु हमारे भाग्य ने ही बार बार हमें एक भी किया है कंचन। कंचन, द्वार खुला है।
ज्योत्सना, मैं अब तुम्हें अपने आप से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं। मैं भी वही चाहती हूँ कंचन। कामिनी, लक्ष्मी आ रही है। मेरे पास आओ। दिमाग शांत हो गया? मैंने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया है। मेरे जीवन का अब से एक ही उद्देश्य है, ज्योत्सना और कंचन का अंत करना। अच्छा, अब से मैं हड़बड़ी में कोई निर्णय नहीं लूंगी। अब से आप उसे जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी। आप मुझे वचन दीजिए माँ, आप मुझे वचन दीजिए कि उनका सर्वनाश अवश्य होगा। वो लोग कभी भी सुख से नहीं रह पाएंगे। आप मुझे वचन दीजिए माँ। वचन देती हूँ तुम्हें, वो लोग किसी भी दिन कभी भी सुख से नहीं रहेंगे। उनके सर्वनाश की व्यवस्था मैं अभी करूंगी लक्ष्मी। बस तुम मेरे साथ रहो। तुम मेरे साथ रहोगी तो देखना जीत हमारी ही होगी। आप क्या करना चाह रही हैं माँ? मैं ऐसा कुछ करूंगी लक्ष्मी जिससे ज्योत्सना का अक्षय सिंदूर मिट जाएगा। बेचारी विवाह की कुछ समय में ही विधवा हो जाएगी। किंतु कामिनी, इस जगत में ऐसी कौन सी शक्ति है जो अक्षय सिंदूर को भी मिटा सकती है? इस जगत की जितनी भी अशुभ शक्तियां हैं, उन सभी को मिलाकर मैं एक ऐसी अशुभ शक्ति का निर्माण करूंगी जो अक्षय सिंदूर को मिटा देगी। कामिनी, इन पत्तों में क्या कोई विशेष गुण समाहित है? ये तीनों ही इस संसार के 3 सबसे विषैले वृक्षों के पत्ते हैं। इनके संग मिलेगा कामिनी का जादू, और उस जादू के प्रभाव से ही मिट जाएगा ज्योत्सना का अक्षय सिंदूर। और अक्षय सिंदूर के मिट जाने का अर्थ है कि कंचन का काला भाग्य। ये एक चुटकी चूरा ही पर्याप्त है। ये एक चुटकी चूरा ही ज्योत्सना के माथे पर पड़ते ही अक्षय सिंदूर सदा सदा के लिए मिट जाएगा। किंतु माँ, हम लोग ज्योत्सना तक पहुँचेंगे कैसे? महल में तो विष्णु का दिया वो दीपक प्रज्वलित है, तो फिर उसे पार करके हम जाएंगे कैसे? उसके वहां रहने तक तो कोई भी अशुभ शक्ति महल में प्रवेश नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि महल में प्रवेश करने के लिए पहले हमें उस दीपक की कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही लक्ष्मी। उस दीपक की हम लोगों को कोई ना कोई व्यवस्था करनी ही होगी।
कंचन, कोई देख लेगा कंचन। छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? कोई भी नहीं देखेगा। कंचन, बहुत समय हो गया है, अब उठिए ना। कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कोई कुछ भी नहीं देखेगा। जिसे जो देखना है देखे, जो सोचना है सोचे। पहले तो मैं अपने अर्धांगिनी को जी भर के देखना चाहता हूँ। क्या हुआ ज्योत्सना? क्या हुआ तुम्हें? ज्योत्सना, यदि अपनी पत्नी को देखना चाहते हैं तो फिर तो आपको उसके लिए बाहर जाना होगा राजकुमार। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम सबको जो जो समझाया सब समझ गए ना? महल के सभी कक्ष जिस प्रकार से स्वच्छ किए गए हैं उसी प्रकार से ये भी स्वच्छ करना है। अब देरी मत कीजिए, जल्दी जल्दी अपना काम कीजिए। इस कक्ष को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कभी साफ ही नहीं किया गया। यहाँ तक कि कोई आया भी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं आया होगा कोई। ऊपर रखी पोटली में क्या है? क्या होगा उसमें? ये क्या? आपने? सुनो, तुम लोग बाहर जाओ यहाँ से। अच्छा तारा, तुमसे ये सब कार्य करने के लिए किसने कहा, बताओ? अरे इतने दास दासी, इतने सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेते। यदि तुम्हारे सिर पर गिर जाता तो क्या? ये क्या है? सुखी रहो। नववधु के रूप में आज इस राज परिवार में तुम्हारा प्रथम दिन है, तभी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये पद्मिनी का हार है ज्योत्सना। पद्मिनी हर समय इस हार को पहनती थी। पद्मिनी कहती थी कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब वो ये हार तुम्हें दे देगी। तभी पद्मिनी की इच्छा के अनुसार तुम्हारी माँ की वस्तु मैंने तुम्हें लौटा दी। माँ, आपकी स्मृति का चिन्ह अभी भी मेरे पास है। आपके मेरे समीप ना होने पर भी आज से आपकी ये स्मृति चिन्ह हर समय मेरे पास रहेगी। मन को बिल्कुल उदास मत करो। आज के शुभ दिन पर बिल्कुल भी मन को उदास मत होने देना। मन उदास नहीं करते। आज तुम्हारी रानी माँ तुम्हें वचन देती है, तुम्हारे जीवन में कभी भी तुम्हें माँ की कमी नहीं होगी। ज्योत्सना, कंचन, एक बार यहाँ आएंगे? एक बार इसे देखना तो।
नाग रहस्य, ये कैसी पुस्तक है? ये पुस्तक तुम लोगों को कहां से प्राप्त हुई? पश्चिम के एक बंद कक्ष में मुझे ये पुस्तक मिली। पश्चिम के किसी कक्ष में ऐसी कोई पुस्तक है? ये तो मुझे भी पता नहीं था। वो भी ऐसे धूल में लिपटी हुई कक्ष के किसी कोने में। बड़ा विचित्र है। धूल में लिपटी हुई पड़ी हुई है, मतलब धूल से ढक कर रखी हुई है। स्वयं बदल सकते हो भाग्य के लिखे को। धूल के अंदर ही छुपा हुआ है अनमोल रत्न। ज्योत्सना, क्या हुआ? क्या कह रही हो तुम? कंचन, 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 आपको याद है देवी दुर्गा ने हमसे क्या कहा था? देवी दुर्गा ने कहा था कि धूल में लिपटी हुई अवस्था में हम लोग हमारे अनमोल रत्न को प्राप्त करेंगे, वही हमारे भाग्य को बदलेगा। मुझे क्यों पता नहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है देवी दुर्गा इसी का संकेत दे रही थी। किंतु महाशक्ति कहां पर है, ये बात इस नाग रहस्य की पुस्तिका से कैसे पता चल पाएगी? और ऊपर से ये पुस्तक तो हमें हमारे महल से ही मिली है। इसीलिए तो मेरा संदेह इस पर और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि देवी दुर्गा ने और भी एक बात कही थी। जो ढूंढ कर पाना चाहते हो उसे अपने बहुत ही निकट पाओगे, उसे अवश्य पहचान जाओगे, ऐसा भाग्य में लिखा है। तभी अपने घर से अधिक निकट तो और कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तभी ऐसा लग रहा है कि माँ दुर्गा इस नाग रहस्य पुस्तक की और ही इंगित कर रही है। तो फिर तो ठीक ही है। तो अब देर किस बात की पुत्री? तुम इस पुस्तक को खोलकर देखो ना, इसमें क्या है। रानी माँ, वहीं पर तो प्रधान समस्या प्रकट हो गई है। मतलब इतने प्रयासों के बाद भी ये पुस्तक खुल नहीं रही है। हाँ, इस पुस्तक को किसी भी प्रकार से खोल नहीं पा रहे हैं। रुको, मैं प्रयास करके देखता हूँ। ज्योत्सना, उस ज्योत्सना ने वो दीपक जला कर रखा है, तभी हम महल में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इतना अच्छा एक उपाय है, इतना अच्छा एक उपाय है, और उसके बाद भी हम लोग उस महल में जाकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। माँ कामिनी, अगर ऐसा कुछ हो पाता कि हमारे मध्य का ही कोई वहां पर उपस्थित होता जो हमारी तरफ से होकर उस मंगल दीप को बुझाने का कार्य कर पाता, तो फिर हम लोगों के लिए इतनी अधिक समस्या नहीं उत्पन्न होती। क्या कहा आपने? और एक बार कहिए, क्या कहा? क्यों मैंने कुछ अनुचित कह दिया क्या? अनुचित नहीं कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। हमारे मध्य में से ही किसी को महल में भेजना होगा। हम में से किसी को? किंतु हम लोग उस महल में जाएंगे किस प्रकार? उस दीपक के कारण तो कोई अशुभ शक्ति वहाँ पर प्रवेश कर ही नहीं सकती। हम दोनों नहीं लक्ष्मी, क्योंकि हम दोनों के भीतर ही अशुभ शक्तियाँ समाहित है, तभी हम दोनों वहाँ नहीं जा पाएंगे। फिर भी मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिसके भीतर अशुभ शक्तियाँ नहीं है, उसको ही भेजना होगा। किंतु ऐसा कौन है? आ मैं? कंचन, मुझे दीजिए, मैं प्रयास करती हूँ। कुछ भी तो नहीं हो रहा है। क्या हो गया अब कंचन? क्या करूं? ये पुस्तक तो खुल ही नहीं रही है।
उर्मी, ঘুমের দেশে চাঁদের বাড়ি দরজা কপাট মা, কুকুর জন্য ज्योत्सना, সাজছে সেথা তারার ज्योत्सना क्या सोच रही हो? দোলা। ज्योत्सना, क्या हुआ? माँ, माँ आप कहाँ गई? माँ, माँ, क्या हुआ ज्योत्सना? कंचन, मैंने अभी माँ कहीं चली गई कंचन। माँ को मैंने अभी यहीं पर देखा था। माँ मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। माँ आप कहाँ गई? माँ, देखो, हो सकता है तुम्हारे मन का भ्रम हो। तुम अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी ना तभी। नहीं रानी माँ, ये मेरा भ्रम नहीं है। मैंने माँ को देखा है रानी माँ। माँ मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मैंने कुछ भी गलत नहीं देखा रानी माँ। महाराज, मैंने निश्चित किया है कि हमारे राज्य की सीमा पर देवी माँ का मंदिर है। वहाँ पूजा के लिए तारा और ज्योत्सना दोनों जाएंगी। नव वर वधू का वहाँ पर पूजा करना आवश्यक है। आपको याद है महाराज, मैं और पद्मिनी वहाँ पर पूजा करने के लिए जाते थे। तुम भी वहाँ पूजा करने जाओ। ये नियम का पालन करना होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, किंतु स्थान तो यहाँ से बहुत ही दूर है। यदि निकलना ही है तो फिर तो अभी वहाँ के लिए निकलना होगा, नहीं तो लौटने में तो बहुत देर हो जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने समस्त व्यवस्थाएं की हैं। दासी, तुम चिंता मत करो उर्मी, मैं रणविजय को संदेश भिजवा देता हूँ। वो अवश्य ही अपनी तपस्या के बल पर कोई समाधान निकाल लेगा। तुम निश्चिंत होकर जा सकती हो। जी ठीक है, तो फिर हम लोग पूजा करके आते हैं। अवश्य। कंचन, सोमेश्वर, ठहरो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? माँ, ज्योत्सना तो अब मेरी अर्धांगिनी है, तो साथ जा रहा था। तुम लोग कहीं भी नहीं जाओगे। ये पत्नी नियम उन दोनों को अकेले ही करना होगा, और वैसे भी उनके साथ प्रहरी जा रहा है, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। बल्कि तुम दोनों यहाँ पर नाग रहस्य को सुलझाने का प्रयास करो। अच्छा सोमेश्वर। हाँ, मानती हूँ कि कंचन का नव विवाह हुआ है, किंतु तुम भी तुम सब दूर जाकर प्रतीक्षा करो, हम लोग तब तक अपनी पूजा पूरी कर लेते हैं। तुम लोग यही प्रतीक्षा करो। आओ तारा, चलो।
तारा, ये क्या हुआ? मन्नत से बांधा हुआ धागा टूटकर गिर गया तो फिर क्या? फिर से कुछ अनहोनी घटित होने वाली है? नहीं नहीं, अभी मेरे भयभीत होने से काम नहीं चलेगा। मेरे भयभीत होने से ज्योत्सना और अधिक भयभीत हो जाएगी। ज्योत्सना, कुछ भी नहीं होगा। दुश्चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम क्यों इतना अधिक दुश्चिंता कर रही हो? अच्छा रुको, ये लो, तुम इसे फिर से उस डाल पर बांध दो। लो, कहीं कुछ भी अनहोनी नहीं होगी ज्योत्सना, सब अच्छा होगा। दुश्चिंता मत करो, चलो बांधो। तारा, सामने ही एक नदी है, वहाँ पर दीपक को बहाना होता है। हम लोग हमारे परिवार के मंगल के लिए वहाँ पर दीपक को बहाएंगे। चलो चलो। तारा और ज्योत्सना को क्षणों पश्चात ही इस नदी में दीपक बहाने के लिए आएंगे। दासियों और प्रहरियों को वो लोग अवश्य ही देवी के स्थान पर ही रोक आएंगे। दीपक बहाने के बाद जब वो लोग आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे, तभी मैं अपना कार्य संपन्न कर दूंगी। तारा, मैं ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना कर रही हूँ। मेरा मन जो कह रहा है भगवान करे वही सत्य हो। माँ दुर्गा ने मुझे जो समझाना चाहा था उसे मैं सही से समझ पाई हूँ, तो फिर महाशक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य में हमारा पथ और सुगम हो जाएगा। भरोसा रखो ज्योत्सना, इतनी दुश्चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। देखना, सब अच्छा होगा, भरोसा रखो। इस मध्य ज्योत्सना को ऐसा क्या मिल गया है जो महाशक्ति को प्राप्त करने की बात सोचने लगी? नहीं नहीं, अब और समय व्यर्थ नष्ट किया नहीं जा सकता। मुझे जो भी करना है शीघ्र, अतिशीघ्र करना होगा। ज्योत्सना का ध्यान मुझे उस महाशक्ति से हटाकर दूसरी ओर लगाना होगा। कामिनी, तुम अंततः क्या करना चाहती हो, थोड़ा बताओगी? अकस्मात ही तुम हम दोनों को यहाँ पर लेकर चली आई, किंतु क्या करने वाली हो वो नहीं बता रही। मंत्री महाशय, महल में आप जाएंगे। महल में जाने के बाद हमारे लिए महल में प्रवेश करने का पथ साफ करेंगे। किंतु माँ, पिताजी वहाँ जाएंगे किस प्रकार? पिताजी अगर वहाँ जाते भी हैं तो क्या फिर महल के लोग उन्हें छोड़ देंगे? पकड़ पाएंगे तभी तो। क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही हूँ माँ। तुम्हारे पिताजी जब उनमें से ही एक बनकर इस महल में जाएंगे तब कोई उन पे संदेह नहीं करेगा, है ना? कुछ समझ नहीं पाया, उनमें से एक ही बनकर अर्थात?
माँ, ये आपने ये क्या कर दिया माँ? क्यों, क्या हुआ है? कामिनी, कामिनी, ये क्या किया तुमने? ये किस रूप में मुझे परिवर्तित कर दिया तुमने? अविश्वसनीय, ये तो असंभव है कामिनी। कालकूट से मिली शक्तियों के बाद अब मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो गई हूँ मंत्री महाशय। अनेक असंभव को संभव कर सकती हूँ मैं। अब तारा के स्थान पर आप महल में जाएंगे और हमारे सारे कार्य करेंगे। किंतु माँ, पिताजी को इस तरह महल में भेज देना तो संकटों से भरा होगा, और असली तारा भी तो वहीं पर होगी ना। मेरी सोच को क्या इतना कच्चा समझती हो? मैं बिल्कुल निश्चित रूप से जानती हूँ विवाह के पश्चात नव विवाहित वधू को विजयनगर राज्य की सीमा पर स्थित देवी के स्थान पर पूजा करने के लिए भेजा जाएगा। रानी रुक्मणी यहाँ ज्योत्सना को अकेली नहीं भेजेगी, ये बात मैं जानती थी। तारा अवश्य ही साथ में रहेगी। उसी मौके पर असली तारा की जगह नकली तारा को मैं महल के भीतर प्रवेश करवा पाऊंगी। समझ गई। आपने तो बहुत अच्छी तरह से योजना को तैयार कर लिया है माँ। जाइए मंत्री महाशय, जाइए, जाकर मेरा कार्य आरंभ कीजिए। तारा, क्या बात है तारा? तुम उस ओर देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? ये पुस्तक यहाँ पर पहले से ही थी या फिर किसी जादू मंत्र के प्रभाव से ही अचानक ही यहाँ पर उपस्थित हो गई? नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, हम में से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है महाराज। क्या बात है महाराज? मित्र रणविजय, आओ आओ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आओ। कल ही मैं अपनी पुत्री आप लोगों को सौंप कर यहाँ से गया और आज सुबह ही आपने मुझे संदेशा देकर बुलवा लिया। ऐसी भी क्या बात है महाराज? मुझे तो यहाँ पर किसी प्रकार के रहस्य की गंध आ रही है। हाँ रणविजय, रहस्य ही तो है और इसी कारण से तुम्हें बुलवाया। अर्थात? मित्र, तुम इसके बारे में बता सकते हो कि वास्तव में यह है क्या? अच्छा सेनापति महोदय, क्या आप इस पुस्तक को पहचानते हैं? हाँ, पहचानता हूं। इस पुस्तक से मेरा अच्छे से परिचय है। ये पद्मिनी की पुस्तक है। पद्मिनी की पुस्तक? मतलब? हे ईश्वर, जिस रहस्य को मैंने इतने दिनों से माँ पिताजी के सामने नहीं आने दिया, वो रहस्य आज लगता है इन दोनों के सामने आने वाला है।
मैं जानता हूं कि ये सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि इस तरह की एक पुस्तक का पद्मिनी के पास होना किस प्रकार संभव है। परंतु इसके पीछे एक कारण है जिससे आप सभी लोग अनजान हैं। नाग परिवार की राजकन्या थी पद्मिनी। कृष्ण नाग परिवार की पुत्री थी। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। कृष्ण नागराज श्वेत नागराज जैसे बुरे नहीं हैं। पद्मिनी एवं उसके घर के सभी लोगों ने प्रकृति और मनुष्य जाति का सदा ही भला करने का प्रयास किया है। महाराज, रानी माँ अवश्य ये सब सुनकर बहुत क्रोधित हो रहे होंगे, टूट गए होंगे। हे ईश्वर। पिताजी, ज्योत्सना नागवंश की कन्या है, ये मैं पहले से ही जानता था। असल में ज्योत्सना ने यह बात आप सभी को बतानी चाहिए, किंतु मैंने उसे रोका था। मुझे तब लगा था कि कामिनी का वो भयानक रूप देखने के बाद आप मुझ पर विश्वास नहीं करते कि इस संसार में अच्छे नागों का अस्तित्व होता है, तभी मैंने आपको नहीं बताया। विश्वास कीजिए पिताजी, ज्योत्सना आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। आप लोग दया करके ज्योत्सना को गलत मत समझो। गलत तो मैं समझ रहा हूं कंचन, किंतु उर्मी को नहीं, तुमको। तुमने ये सोचा भी कैसे कि मैं उर्मी को गलत समझूंगा? उर्मी को हम लोगों ने भली भांति पहचान लिया है। सुनिए रणविजय, मैं मानती हूं कि हमारे पास कोई तप या नाग शक्ति नहीं है, किंतु विचार विवेचना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त बुद्धि है। और इसके अतिरिक्त हम सब लोग ये जानते हैं कि पद्मिनी और कामिनी दोनों बहनें हैं। तभी जब कामिनी नागवंश की कन्या है, तो फिर पद्मिनी का नागवंश से होना स्वाभाविक है। और वैसे भी हम लोग पद्मिनी को अच्छे से पहचानते थे और उर्मी को भी बिल्कुल सही से पहचाना है, इसलिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। नाग वंश में सभी लोग बुरे नहीं होते। हम लोग को गर्व है कि उर्मी हमारी पुत्रवधू है, समझे? जो भी हो, अब नाग रहस्य को समझ पाना सहज हो जाएगा, है ना? नहीं महाराज, नाग रहस्य को समझ पाना इतना भी सहज नहीं। क्या बात है तारा, तुम इस तरह से खड़ी क्यों हो? बोलो, क्या हुआ है? नहीं, ये मतलब मैं तो तुमसे बस इतना पूछ रही थी, तुम नदी किनारे से हटकर यहाँ पर आकर वहाँ वन की तरफ एकटक क्यों देख रही थी? तुम्हारी प्रार्थना करने का कार्य हुआ? बच गया मैं, ज्योत्सना को संदेह नहीं हुआ। हाँ, मेरी प्रार्थना तो कब से समाप्त हो गई थी, तभी तुम्हें बिन बताए यहाँ चुपचाप खड़ी हो गई। अच्छा, समझ गई। ज्योत्सना बार बार इस तरफ अपना ध्यान क्यों लगा रही है? परंतु तुम अभी भी उस वृक्ष की ओर देखकर, उस वृक्ष की ओर क्या देख रही थी? चलो ना चलकर देखते हैं। अरे अरे नहीं, मैं उस ओर भला क्यों देखूंगी? वो बस वही पशु पक्षी वृक्ष पत्ते यही सब देख रही थी। अरे कितनी देर हो गई ज्योत्सना, महल में अवश्य ही सभी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो, अब देरी करना ठीक नहीं होगा, चलो। चलो। बेचारी ज्योत्सना,
मित्र समझकर शत्रु को अपने साथ लेकर अपने घर में प्रवेश करवाएगी। इतने दिनों से तुम सब ने मिलकर मेरे साथ बहुत छल किया, बहुत। पर कामिनी का छल तुम लोगों की क्या हालत करेगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते ज्योत्सना। पिताजी, आप आ गए? महाराज, ये नाग रहस्य के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त हुई? एक विशाल तथ्य का पता चला है। क्या महाराज? ये पुस्तक तुम्हारी माँ कृष्ण नाग वंश की राजकन्या पद्मिनी की है। इसका मतलब मैं नागवंश की ही कन्या हूँ। वो पता चल जाने के कारण ही महाराज और रानी माँ इतनी चिंतित हुई। किस रहस्य को लेकर ये लोग इतना सोच विचार कर रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, अभी अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा तो अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाऊंगा। बल्कि यहाँ पर इस समय सभी लोग व्यस्त हैं, इसी अवसर का लाभ उठाकर पूजन कक्ष में पहुंचना होगा मुझे। इसे क्या हुआ? तारा यहाँ से चली क्यों गई? वो भी ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय को अनदेखा करके? इतनी शीघ्रता में वो कहाँ चली गई? इस प्रकार सर को नीचे कर लेना जैसे तुमने कोई कार्य नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी वजह से हर समय हम दोनों का सर गर्व से ऊंचा होता है। तुम तुम्हारे वंश के परिचय को लेकर जिस प्रकार लज्जित नहीं होती, उसी प्रकार हम तुमसे लज्जित नहीं होते। तुम चाहे किसी भी वंश की हो, तुम सबसे पहले हमारी संतान हो, हमारी पुत्रवधू। उर्मी, तुम्हारी रानी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम केवल हमारी पुत्रवधू नहीं हो, हमारी पुत्री हो। अच्छा पिताजी, ये पुस्तक यदि मेरी माँ की है तो फिर आप इसे खोलने का उपाय अवश्य जानते होंगे, है ना पिताजी? नहीं उर्मी, मैं नहीं जानता। मैंने महाराज और रानी माँ को ये बात बता दिया था। पद्मिनी की इस पुस्तक में नागलोक के अनेक रहस्य छुपे हुए हैं। तभी पद्मिनी ने एक विशेष जादू से इस पुस्तक को बंद करके रखा था। मैंने कभी भी उससे जानना नहीं चाहा इस पुस्तक को खोलने का जो भी उपाय है। तारा को तो बहुत समय हो गया यहाँ से गए हुए। क्या कर रही है वो? नहीं, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखता हूँ। पिताजी, मुझे एक बार ये पुस्तक दीजिए, मैं देखती हूँ। क्या है वो विशेष उपाय माँ, जिससे आप इस पुस्तक को खोलती थी? ज्योत्सना, ये क्या हो रहा है?